હા, થોડું કામ હતું ને એટલે. हेलो। बेटा, आप में से कोई लिंक शेयर कर सकते हो तो शेयर करो ना व्हाट्सएप पे। हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। 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 यस सर। ये आप में से कोई लिंक शेयर कर सकता है, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ही ओपन नहीं हो रहा है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, बट अगर आप में से कोई लिंक शेयर कर सकता है आपके मोबाइल से, तो व्हाट्सएप ग्रुप में। यस, किसी ने शेयर तो किया।
So good morning to all of you. Am I audible? Hello. Yes, sir. ओके बेटा. तो आज हम जो हमारा कल जो आपके हाथ में जो मटेरियल है आपका जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रॉम दैट ओनली वी विल लर्न. ओके. तो yesterday you keep the material in your hand. ओके. कल जो पढ़ाया था जहाँ से हम अटके थे वहाँ से ही आगे का चालू करेंगे फ्रॉम द सेम मटेरियल. ओके. सो लास्टली I have discussed with you the pan. Okay. So pan वाला point discuss किया. Then we have discussed the TRP scheme also we have discussed. Okay. So lastly in the both classes the last point which I have discussed with you was the TRP scheme. Okay. So submission of return through TRP, that point I have discussed. બરાબર છે ને? ત્યાં થયું હતું ને આપણું બધા ક્લાસમાં. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So now the material will be in your hand. Okay. I don't have a material in my computer. So see आप आपको आपके मटेरियल से ही हम पढ़ेंगे. So now the next point is annexure less return. Okay. तो क्या ये पॉइंट कहना चाहता है annexure less return means see nowadays the income tax return generally whatever information they want to ask for, see they ask the information in the form itself. There are number of ITR 1 to ITR 7 various ITR forms are available, and from that they are collecting the information from us. Okay. So along with your income tax return you are not supposed to attach anything. ओके. आपको उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट या तो फिर बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैलकुलेशन ऐसा कुछ रिटर्न के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है. सो नाउअडेज व्हाटएवर इनकम टैक्स रिटर्न वी आर फाइलिंग दैट इज द एनेक्स्चर लेस रिटर्न. रिटर्न कैसे एनेक्स्चर लेस? वो आपसे कुछ एनेक्स्चर अटैच करने के लिए नहीं बोलते. यू हैव टू जस्ट फिल अप द आईटीआर फॉर्म. इनकम टैक्स रिटर्न का जो भी फॉर्म है वो फॉर्म भरना है or you have to submit that form online on the income tax website. So nowadays whatever income tax return is available that is the annexure-less return. Okay. Now you can see there are 7 income tax return forms. Okay. You can see read in your material the Central Board of Direct Taxes has notified following forms. देखो तो अलग अलग 7 प्रकार के इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स दिए गए. सबके लिए एक फॉर्म इनकम टैक्स का नहीं है. अलग अलग टाइप की इनकम अर्न करने वाले लोगों के लिए अलग अलग टाइप की एंटिटीज के लिए अलग अलग रिटर्न्स है. तो किसको कौन सा रिटर्न का फॉर्म फाइल करना है? ओके. that we will going to discuss. There are 7 forms you can see in the material it is given, that is ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 and ITR 7. okay. उसमें से देखो एक ITR 1 that is the सहज फॉर्म and ITR 4 that is the सुगम फॉर्म. और सबसे ज्यादा रिटर्न भरने वाले लोग ये दो कैटेगरी में आते हैं. ओके. सहज और सुगम वो हम डिस्कस करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. ITR 1. ओके. तो ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ITR 1 इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल इफ हिज टोटल इनकम इज अप टू ₹50 लाख. ओके. तो जो इंडिविजुअल है और उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, इट इज अप टू 50 lakhs. इस टोटल इनकम इज अप टू 50 lakhs. और देखो इट इंक्लूड्स उसको कौन कौन से सोर्स से इनकम आती है तो ये ITR 1 फाइल कर सकता है. इनकम 50 लाख से कम है. ओके. नॉट मोर देन 50 लाख अप टू 50 लाख से. ठीक है. एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट he is earning the income from these sources only, then and then he can file the ITR 1. So what are the source of income? सैलरी एंड फैमिली पेंशन. तो अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है या तो फैमिली पेंशन की इनकम आ रही है. ओके. देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके. लॉस नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है. और थर्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज.
but does not include the winning from lottery, winning from horse races and loss under this है. लॉस वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको इनकम है अदर सोर्सेज की, और अदर सोर्सेज में दो इनकम नहीं होनी चाहिए, दैट इज विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड विनिंग फॉर हॉर्स रेसेस. मतलब ITR 1 कौन फाइल कर सकता है? देखो, उसकी टोटल इनकम का टोटल 50 lakhs तक है, नॉट मोर देन दैट. उसको इनकम या तो सैलरी से, या तो फैमिली पेंशन से, या तो हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है. हाउस प्रॉपर्टी में लॉस नहीं है, मतलब पॉजिटिव इनकम ही है. ओके. और अदर सोर्सेज की इनकम, हाँ, लेकिन अदर सोर्सेज में ये दो इनकम नहीं होनी चाहिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड विनिंग फ्रॉम रेसेस, और वहां पे भी कोई लॉस नहीं होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव इनकम ही है. ओके. और वो 50 लाख तक है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो. तो इट इज ओनली फॉर द इंडिविजुअल. ITR 1 देखो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, और वो भी ऐसे इंडिविजुअल जिसको इनकम, पॉजिटिव इनकम ये चार सोर्स से हो रही है: सैलरी, फैमिली पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज. हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस नहीं चाहिए, अदर सोर्सेज में लॉसेस नहीं होने चाहिए, और अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम लॉटरी और विनिंग फ्रॉम रेसिस की इनकम नहीं होनी चाहिए. देन ही कैन फाइल द फॉर्म ITR 1. ओके. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? टू whom the ITR 1 is applicable? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई होप दैट मटीरियल इज इन योर हैंड, है ना? मटीरियल आपके पास है, ऐसा मैं मानता हूँ कि यू आर हैविंग अ मटीरियल इन योर हैंड. इफ यू डोंट हैव अ मटीरियल, कीप इन योर हैंड. Okay, because yet I have not scanned this material in my computer. In evening I will going to scan. Okay. Now ITR 2. Now for whom the ITR 2 form is applicable? So ITR 2 form is applicable for individual as well as HGF. अभी इंडिविजुअल के साथ HGF है, HGF को भी, इंडिविजुअल और HGF को ये ITR फॉर्म एप्लीकेबल होगा. लेकिन कब ITR 2 किसको एप्लीकेबल है? Having the income from प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो अगर आप इंडिविजुअल हो या HGF हो, देखो आपको इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी होगी, चलेगा साथ में, लेकिन उसके साथ आपको एक इनकम कहाँ से आ रही है? इफ यू आर हैविंग अ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यू हैव टू फाइल ITR 2. ओके. तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा. तो ITR 2 इज एप्लीकेबल टू दोज इंडिविजुअल्स एंड दोज HGF who is having along with their other sources of income, okay, like salary, house property, they have income from PGBP. अगर PGBP की इनकम इंडिविजुअल और HGF को है, then they have to file the return of income in the form ITR 2. okay. Now ITR का तीसरा फॉर्म है, जब भी आप कोई असेसी आपके पास आता है कि मुझे रिटर्न फाइल करना है, यू हैव टू चूज भाई इसको कौन सा फॉर्म लागू पड़ेगा. अगर कोई इंडिविजुअल है उसको सिर्फ सैलरी की इनकम है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ ITR 1 लगेगा. लेकिन सपोज कोई इंडिविजुअल आया, बोलता है मेरी सैलरी की इनकम भी है और छोटा सा बिजनेस भी है, तो फॉर देम बिजनेस इनकम इज देयर, so you have to file ITR 2 because individual or HUF having a business income, for them ITR 2 is applicable. Now see for the individual or HUF ITR 3 देखते हैं. सर 2 में नॉट हैविंग है ना? Sorry wait, sorry, yes, 2 is for not having, sorry. For the individual or HUF not having, not have, मैंने गलत बताया, इंडिविजुअल और HUF नॉट हैविंग दी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. मतलब इंडिविजुअल हो और HGF हो, आपको इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है, लेकिन ऊपर वाले क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाते हो. लाइक सपोज मैंने आपको बताया कि 50 लाख तक इनकम है तो ITR 1, 50 लाख से ऊपर चला गया, सिर्फ आपको सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस है, या तो फिर अदर सोर्सेज की इनकम है और अदर सोर्सेज में लॉसेस है, या तो फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी से इनकम आ रही है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस से इनकम आ रही है, देन यू हैव टू फाइल ITR 2. मतलब ऊपर के क्राइटेरिया को क्रॉस करते हो. और साथ में HUF भी अगर है, HUF है तो उसको भी एप्लीकेबल होता है. इंडिविजुअल और HUF नॉट हैविंग द इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब ऊपर वाले क्राइटेरिया के ऊपर जाते हो, मतलब आपको लॉसेस है, या तो फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, आपको अदर सोर्सेज का लॉस है, आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी की इनकम है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस की इनकम है, देन यू हैव टू फाइल ITR 2. ITR 2 नॉट हैविंग बिजनेस वालों के लिए, मतलब ITR 1 का ही एक्सटेंडेड वर्जन ITR 2 है. ITR 1 में ऐसा बोला है कि ITR 1 कौन नहीं फाइल कर सकता, तो फिर 50 लाख से ऊपर इनकम है नहीं फाइल कर सकता.
तो वो क्या फाइल करेगा, ITR 2, 50 लाख से ऊपर चला गया। अगर लॉसेस का इनकम है, ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, तो वो क्या फाइल करेगा, ITR 2। अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी की इनकम है, क्या फाइल करेगा, ITR 2। ओके, तो ITR 2 उसके लिए जो इंडिविजुअल और HUF है, लेकिन उसको बिजनेस की इनकम नहीं। अभी सपोज उनको इंडिविजुअल और HUF है, यानी दे आर हैविंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपकी इनकम है, बाकी सब सोर्सेज है, और उसके साथ साथ आपको you are having the income from business and profession. So suppose if you are having a income from business and profession, you have to file the form ITR 2. Okay, sorry, ITR 3. ITR 3. So for individual and HUF having the income from business and profession, then ITR 3 is applicable. Okay, अभी आप बिजनेस ही कर रहे हो, कोई भी टाइप की असेसी हो, XYZ, ओके, लेकिन अगर आपने और आपको बिजनेस की इनकम है, लेकिन मैंने आपको पता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पढ़ा है, सेक्शन 44 AD, ADA एंड 44 A। तो ये 3 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला ऑप्शन आप चूज करते हो। ओके, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आई हैव टीच यू फ्यू डेज बैक। तो सी इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है, तो बहुत सारे लोग ये 44 AD में ऑप्ट करते हैं। तो फॉर दैट असेसिस, ओके, इनकम कंप्यूटेड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस 44 AD, 44 ADA, 44 A। तो ये असेसिस को कौन सा फॉर्म फाइल करना, ITR 4। ओके, ITR 4 is for individual, HUF and all other kind of assesses who have opted for the presumptive taxation, for them ITR 4 is applicable. Okay, now the next form is ITR 5। देखो, तो अगर फर्म, LLP, EOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी को छोड़ के और इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के बाकी जितने भी असेसी है, फर्म है, कंपनी फर्म है, LLP, EOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोकल अथॉरिटी, ये सबके लिए है ITR 5। ओके, ये सबके लिए है ITR 5। ITR 6 इज फॉर कंपनीज, तो कोई भी कंपनी है उसके लिए ITR 6 है। और लास्ट वन ITR 7 क्या है, तो जो ट्रस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेजेस है, ओके, तो ये लोग हैं। तो ट्रस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज और इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस for the person required to return under section 139 4A 4B 4C 4D 4E, that is a trust, political parties, institution, colleges, ये लोग फाइल करते हैं अपना रिटर्न ITR 7 में। So we have discussed this 7 kind of ITR form। 1, इसको लागू पड़ता है सिर्फ इंडिविजुअल को, कौन से इनकम होगी तो वो फाइल करेगा, क्योंकि 50 लाख से कम इनकम, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या अदर सोर्सेज की इनकम। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस नहीं चाहिए, अदर सोर्सेज में लॉस नहीं चाहिए, अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम लॉटरी और विनिंग फ्रॉम बर्स रिसीज की इनकम नहीं है, तो ITR 1 फाइल कर सकते हो। अगर आपकी इनकम 50 लाख क्रॉस कर गई, आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, या तो फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, या तो फिर आपको अदर सोर्सेज का लॉस है, आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी की इनकम है, तो यू हैव टू गो फॉर ITR 2। अगर आप इंडिविजुअल और HUF हो, और अगर आपको बिजनेस की इनकम हो रही है, यू कैन गो फॉर ITR 3। सपोज आप कोई भी टाइप की असेसी हो, लेकिन आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रखा है, यू हैव टू गो फॉर ITR 4। ओके, फिर कंपनी के अलावा और इंडिविजुअल और HUF के अलावा के जितने भी असेसी है, लाइक फर्म, LLP, EOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, दे हैव टू गो फॉर ITR 5। कंपनीज के लिए है ITR 6। एंड जो कुछ सेक्शंस के अनुसार उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, लाइक सेक्शन 39 4A 4B 4C 4D, उसमें कौन आता है, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, उन लोगों को फाइल करना पड़ता है फॉर्म ITR 7। तो टोटल 7 ITR रिटर्न के फॉर्म्स है, आपको सूटेबल सिलेक्ट करना है कि भाई मुझे कौन सा लागू पड़ेगा, एंड देन यू आर सपोज टू फाइल दैट रिटर्न। ओके, देखो सभी इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म से वो एनेक्स्चर लेस है, मतलब आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, उसके साथ कोई अटैचमेंट करने
नहीं। ना उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नोट्स। तो लेट अस रिकॉल। देखो ये सभी रिटर्न ऑनलाइन फाइल होते हैं। प्रोसेसिंग विल हैव टू have a following three options filing the income tax return electronically। अगर उसको ई फाइलिंग करना है तो उसके पास तीन ऑप्शन है। देखो, एक डिजिटल सिग्नेचर आती है, मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी ऑफिस में ही बैठा हूँ। So I have a digital signature in my hand. Can you see? देखो, this is the like a pen drive। ये एक डिजिटल सिग्नेचर है, if you can see। देखो ये सिग्नेचर जो होती है ना, ये डिजिटल सिग्नेचर ऐसी पेन ड्राइव जैसी ही होती है। ओके, यू कैन सी, यू कैन सी दिस लाइक अ पेन ड्राइव। देखो ये डिजिटल सिग्नेचर है, और ये डिजिटल सिग्नेचर आपको आपके कंप्यूटर में लगानी है। और जो भी इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म होगा वहाँ पे सिग्नेचर करने का फील्ड होगा, एक छोटा सा बॉक्स बना होगा। वो बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करके वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर आप फिक्स कर सकते हैं। देखो अभी मेरा कंप्यूटर भी चालू, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे डिजिटल सिग्नेचर लगती है। ये कंप्यूटर सपोर्ट करे तो लाइक देखो ये मेरा एक लगा हुआ डिजिटल सिग्नेचर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको पता चले। कैन यू से बेटा? हेलो, स्क्रीन देख सकते हो आप? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, जो sir. देखो ये है ना, एक कंपनी है जिसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया हुआ है 1-2 दिन पहले। इसको देखो, ये इसको है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको सिग्नेचर करके दिया है। तो ये आप देखो, डिजिटली साइन बाय लिखा है, और यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर है, यहाँ सिग्नेचर लगी हुई है, यहाँ पे यू कैन सी हियर डिजिटल सिग्नेचर। ये जो लगा हुआ है ना, दैट इज अ डिजिटल सिग्नेचर। मैं आपको कोई दूसरा फॉर्म रखता हूँ कि जहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर लगी हुई है। Computer is get hang when this माइक्रोसॉफ्ट टीम स्टार्ट होता है इसमें, तो ये कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो वेरी डिफिकल्ट टू शो यू, बट सी ये डिजिटल सिग्नेचर होती है। और यहाँ पे जैसे कोई फॉर्म होता है, वहाँ पे उसका एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स पे आप क्लिक करोगे। लाइक सपोज इसको लगाते हैं, एक सपोज एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है। ठीक है, फिर कभी इसको दिखाऊंगा। माई कंप्यूटर इज गेटिंग हैंग, इतना टाइम बिगड़ेगा बेटा। बट सी मैंने आपको दिखा है कि भाई डिजिटल सिग्नेचर कहाँ पे लगती है। देखो अभी कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म होगा, तो वो फॉर्म, कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो, Yes, sir. हियर मी? माई कंप्यूटर ये गोल घूमता रहता है, कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा है, बट सी आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सो लेट स्टार्ट कि भाई कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म आप ऑनलाइन फाइल करोगे। अभी ऑनलाइन फाइल किया तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या कि किसने फाइल किया, तो इस पे किसी को तो सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो सिग्नेचर ऑनलाइन नहीं हो सकती, इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन है। अभी आपको मैंने दिखाया कि कैसी सिग्नेचर लगने के बाद कैसी दिखती है, वो आपको मैंने दिखाया। कभी मैं क्लास में लेके आऊँगा, अभी हमें कंपनीज एक्ट भी पढ़ना है, तो पूरा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में क्लास में आपको बताऊंगा, तब डिजिटल सिग्नेचर हम देखेंगे। ठीक है,
So we right now not going for all that. See, you just discuss, let us understand कि किसी को भी वो फॉर्म को तो फाइल करना पड़ेगा, तो फॉर्म आप डिजिटली ऐसी जो सिग्नेचर बताइए, बस सिग्नेचर से आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है उसके एंड में सिग्नेचर का एक फील्ड होगा, वो फील्ड पे जाके डिजिटल सिग्नेचर आप लगा के फाइल कर सकते हो। सपोज मेरा रिटर्न है तो मेरी साइन उस पर लगेगी, तो मैं ऐसा बाद में नहीं बोल सकता तो बीजा कोई फाइल કર્યો છે, મારી સિગ્નેચર લાગે છે ડિજિટલ, मतलब इट मींस दैट इट इज फाइल्ड बाय मी ओनली। तो आप डिजिटल सिग्नेचर से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो आपकी आपने ही फाइल किया है। अगर ऐसा नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग विद इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन कोड, ईवीसी, मतलब जिसको अब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ओटीपी। जब रिटर्न फाइल करो, फाइल करते टाइम पे जब सबमिट करोगे तो दे विल आस्क यू, डू यू वांट टू फाइल दिस रिटर्न विद डिजिटल सिग्नेचर और विद ओटीपी। अगर आप, और तीसरा ऑप्शन भी आता है कि सबमिटिंग आईटीआर रोमन 5, 3 ऑप्शन आते हैं। तो अगर आप 3 में से जो चूज करते हो, अगर डिजिटल सिग्नेचर चूज करोगे तो डिजिटल सिग्नेचर लगा के आपको रिटर्न अपलोड कर देना है। अगर वो ऑप्शन आप नहीं चूज करोगे, ईवीसी सिलेक्ट करोगे, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको अंदर डाल के देना है। मतलब इसका मतलब भी वही हुआ कि आपने फॉर्म साइन किया है, कि आपको डिजिटल ओटीपी भेजा और आपने ओटीपी डाला, मतलब आपके मोबाइल पे ओटीपी आने के बाद आपने डाला है, मतलब इट इज एज गुड एज द रिटर्न इज साइन। तो ऐसे फाइल कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड कर दो विदाउट सिग्नेचर, फिर आपको एक पीडीएफ फाइल जनरेट होगी वो रिटर्न की, उसका प्रिंट निकाल लेना है और उसको हाथ से साइन करके बैंगलोर, आपको उसमें एक एड्रेस लिखा होता है बैंगलोर का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वहाँ पे आपको साइन कॉपी भेज देना। सो 3 ऑप्शन थ्रू विच यू कैन वेरीफाई योर रिटर्न। तो साइन कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर लो, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं करना है डिजिटली तो यू कैन डू ओटीपी वेरिफिकेशन, वो भी नहीं करना है तो रिटर्न अपलोड कर दो विदाउट सिग्नेचर, फिर उसकी प्रिंट निकाल के उसको हाथ से पेन से साइन करो और बैंगलोर वाले एड्रेस पे भेज दो। ऐसे करके 3 तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हो। तो असेसी विल हैव फॉलोइंग 3 ऑप्शन फॉर फाइलिंग द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। नोट्स में आप पहला पॉइंट पढ़ सकते हो, ई फाइलिंग विद डिजिटल सिग्नेचर, e-filing with the electronic verification code, and e-filing and submitting ITR 5 रोमन 5 है, वो वाला 5 नहीं है, ऊपर लिखा है ITR रोमन 5 टू CPC। CPC मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है बैंगलोर में, वहां पे भेज दो। ओके, देखो ITR कैन नॉट बी फाइल्ड बाय अ पर्सन who is a resident person। વચ્ચે તમારામાં એક તો લેપટોપ હેંગ થઈ ગયું છે, ના તો તમને તમારી વાત સાચી પણ એમની પાસે ટાઈમ ના હોય, ના થાય તો કશું કરવું એવું રાખો ના કરીએ પેલા તમે પરવારો ઉઠે નહીં અમાર મીટિંગ તારી ફોન માં જ આવશે, બોલ ના હવે મારી મીટિંગ ચાલે છે દેખ, એટલે મારા ફોન માંથી કરો એ કર, કરો નહીં પાદરા જ્ઞાન ખોલું बंद करो ये मीटिंग, it creates the disturbance for all। हेलो डिजिटल सिग्नेचर बताओ, मारू कंप्यूटर हैंग થઈ ગયું, but I hope that you are listening। हेलो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो देखो ITR 1 कैन नॉट बी फाइल्ड बाय द पर्सन। अभी ITR 1 कौन नहीं फाइल कर सकता, वो आपको मैंने बताया कि अगर पर्सन रेसिडेंट है अदर देन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, ओके, एंड हैज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर उसकी असेट आउटसाइड इंडिया में है, और इज अ साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और ही हैज अर्न द इनकम फ्रॉम अदर फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया। देखो जिसकी आउटसाइड इंडिया से इनकम है, जिसकी असेट इंडिया के बाहर है, या तो फिर वो इंडिया के बाहर के कोई अकाउंट का सिग्नेटरी है, या तो फिर उसने सेक्शन 90, 90A, 91 उसमें रिलीफ क्लेम किया है, और एसएससी ने अगर ये सेक्शन 10 की जो पूरी सीरीज है 10, 10A, 10AA, उसमें 5,000 से ज़्यादा इनकम का एग्जम्पशन लिया है,
तो वो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता। उसके लिए कौन सा फॉर्म रहेगा? ITR 2। ओके, तो मतलब ऊपर वाले क्राइटेरिया प्लस ये भी लिखा है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और उसको इनकम उसकी सॉरी असेट इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, या तो फिर साइनिंग अथॉरिटी वो इंडिया के कोई अकाउंट का आउटसाइड इंडिया में है, या तो फिर वो इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अर्न कर रहा है, या तो फिर उसने सेक्शन 90 की सीरीज के रिलीफ लिए, या तो फिर सेक्शन 10 के एग्जम्पशंस लिए एक्सीडिंग ₹5,000, देन ही कैन नॉट क्लेम दी डिडक्शन, सॉरी कैन नॉट फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, देखो ITR 4 जो है उसको सुगम बोला जाता है। तो ITR 4 कौन फाइल करता है जनरली? मैंने आपको बोला जिस जो 44 AD, AE और EDA को ऑप्ट करता है। ओके, तो दूसरे लोग है, देखो इस कौन फाइल कर सकता है? ITR 4 कैन नॉट बी फाइल्ड बाय अ पर्सन who is a resident individual or HUF and deriving referred income under section 44 AD, ADA and AE and has asset located outside India। अगर ये भले उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इंडिया में ऑप्ट किया है, लेकिन अगर उसकी असेट इंडिया के बाहर है, या तो फिर वो साइनिंग अथॉरिटी इंडिया के बाहर कोई अकाउंट का है, या तो फिर उसने 90 वाले सेक्शन की जो सीरीज है 90, 90 है 91 का रिलीफ क्लेम किया है, या तो फिर वो उसने सेक्शन 10 की सीरीज का 10, 10A, 10AA वाले सेक्शन में 5,000 से ज्यादा एग्जम्पशन क्लेम किया है, तो भले उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है, फिर भी वो ITR 4 नहीं फाइल कर सकता। तो ITR 1 और ITR 4 वो जो आउटसाइड इंडिया की इनकम और आउटसाइड इंडिया के अंदर जिसके रिसोर्सेज हैं वो लोग नहीं फाइल कर सकते। ओके, तो उनको दूसरा लाइक ITR 1 नहीं कर सकते तो ITR 4 फाइल करना है, सॉरी ITR 2 फाइल करना है, और ITR 4 नहीं फाइल कर सकते तो यू कैन फाइल 5 और 6, वो उसमें से कोई रिटर्न आप जो सूटेबल आपको है वो फाइल कर सकते हो। ओके, नाउ देखो ई रिटर्न। अभी जो इनकम टैक्स के जो रिटर्न है वो कैसे हैं? सभी रिटर्न अभी ई रिटर्न हो गए, मतलब कोई फिजिकली आपको पेन और पेपर से फाइल करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट मेंशन इन सेक्शन 139B। तो ऑल द ITR फॉर्म्स आर टू बी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली। सभी ITR के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं। हाउएवर रिटर्न फर्निश्ड इन ITR 1 और ITR 4 the following person have option to file the return in the paper form। देखो है ऑप्शन, लेकिन ये कोई यूज नहीं करता। देखो अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर मतलब जिसकी एज 80 से ऊपर है और वो इंडिविजुअल है और उसको ITR 1 या ITR 4 लागू पड़ता है। फर्स्ट इंडिविजुअल और HUF हैविंग इनकम अप टू ₹5 लाख और 5 लाख एंड नॉट क्लेमिंग एनी रिफंड, वो रिफंड नहीं क्लेम करता और उसकी इनकम 5 लाख तक ही है। ओके, तो ये दो लोगों को दे हैव टू फाइल दे हैव ऑप्शन, कोई जाएगा नहीं इसमें लेकिन अभी भी फिजिकली रिटर्न आप ये दो लोगों को करना है, कर सकता है। कौन? कि इंडिविजुअल है या HUF है, और उसको कौन सा वाला फॉर्म लागू पड़ता है? या तो 1 सहज या तो 4 सुगम, ये दो में से एक फॉर्म लागू पड़ता है। और वो बंदा कौन है? अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल है और वो सुपर सीनियर सिटीजन है, और या तो फिर इंडिविजुअल और HUF है और उसकी इनकम 5 लाख से कम है और वो कोई रिफंड क्लेम नहीं कर रहा। इन दैट केस ही कैन फाइल ई रिटर्न। ओके, वो ई रिटर्न की जगह सॉरी पेपर फॉर्म में रिटर्न फाइल कर सकता है। तो प्रैक्टिकली अभी कोई ऐसा कोई फाइल करता नहीं है, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल। ओके, देखो ई ऑडिट रिपोर्ट। तो देखो ई फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शैल बी मैंडेटरी इन फॉलोइंग केसेस। मतलब देखो ये इनकम टैक्स रिटर्न के साथ नहीं फाइल किया जाता, उससे पहले या उसके बाद फाइल किया जाता है। तो देखो जिन लोगों को ऑडिट लागू पड़ता है तो ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 54AB, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ई फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शैल बी मैंडेटरी इन फॉलोइंग केसेस। ये सभी केस में आपको ऑडिट रिपोर्ट भी ई फाइलिंग करना पड़ेगा, और वो कौन करेगा? आपका CA करेगा, आपकी डिजिटल सिग्नेचर और उसकी खुद की डिजिटल सिग्नेचर लगा के। ओके, तो ऑडिट रिपोर्ट under section under section 44AB in respect of books of account, audit report under section 92E in respect of international transaction। कल आपको मैंने पढ़ाया था कि जो आर्म्स लेंथ प्राइजेस पे जो 30 नवंबर जिसकी ड्यू डेट है, जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग लागू पड़ता है, वो लोगों को भी 92E में ऑडिट कराना पड़ता है।
तो अगर 92E वाला ऑडिट होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट वाला ऑडिट 44AB में होता है, या तो फिर ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 115JB इन रिस्पेक्ट ऑफ मैट कंप्यूटेशन। देखो आप नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब जब इनकम टैक्स स्पेशलाइजेशन लोगे तो मैट पढ़ोगे, तो सिर्फ कंपनी को लागू पड़ते हैं मैट के प्रोविजन, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के प्रोविजन। तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ऐसा होता है कि अगर आप कंपनी हो, भले आप लॉस कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ डिडक्शन का बेनिफिट ना लो तो कितना मिनिमम टैक्स आपको भरना पड़ेगा। भले आप लॉस कर रहे हो तो भी शुरुआत के कुछ सालों में आपसे गवर्नमेंट टैक्स भरवाएगी, उसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। और फिर जब आप प्रॉफिट करोगे तो वो मैट में से ही आपके प्रॉफिट के सामने जो टैक्स बन रहा है उसके सामने एडजस्ट करते हैं। दैट यू विल गोइंग टू लर्न इन योर इनकम फाइनल। राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हर एक कंपनी को एक मिनिमम टैक्स भरना पड़ता है जिसको कहा जाता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ओके, पर जिसको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के प्रोविजन लागू करते हैं उसको 115JB के अनुसार ऑडिट करवाना पड़ता है, और वो ऑडिट रिपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल अप करना पड़ता है। तो जनरली इन इनकम टैक्स 3 काइंड ऑफ ऑडिट आर टेकिंग प्लेस। जनरली मोटा भागना लोगों ने 44AB वाળું ऑडिट થશે, that is books of account ऑडिट એ પ્રોવિઝન્સ મેં તમને ભણાવ્યા છે। સેકન્ડલી इंटरनेशनली आर्म्स लेंथ प्राइजेस पे ट्रांजेक्शन हो रहे ऐसा सर्टिफिकेट सीएसए लेते हैं 92E में। ओके, वो पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर आप आपके कोई रिलेटिव कंसर्न को गुड्स यहाँ से विदेश भेज रहे हो तो आर्म्स लेंथ प्राइजेस पे है ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको सीएसए लेना पड़ेगा, और वो इट इज एज गुड एज ऑडिट रिपोर्ट। तो वो 92E का एक ऑडिट रिपोर्ट होता है, और कंपनियों को कुछ मिनिमम टैक्स भरना पड़ता है, उसके लिए भी ऑडिट करवाना पड़ता है अंडर सेक्शन 115JB। तो ये तीनों ऑडिट रिपोर्ट हमेशा जब भी फाइल किए जाते हैं तो फिजिकली फाइल नहीं होता, इट इज ऑलवेज गेट फाइल इन दी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये पॉइंट क्या कहता है, देखो यू कैन सी इन योर मटेरियल ई फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कैन बी मैंडेटरी इन फॉलोइंग केसेस। ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB, then audit report under section 92E and audit report under section 115। ये तीनों जो रिपोर्ट है that you are supposed to file electronically। अभी now this point is very simple। one section 140 that who shall verify the return। verify return मतलब verification मतलब सिग्नेचर कोनी करશે रिटर्न में रिटर्न फाइल करશો तो रिटर्न में सिग्नेचर કોણ કરશે। તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેનો કેસ છે, સપોઝ હું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છું, મારું રિટર્ન ભરાશે, કોણ સાઇન કરશે, કોના મોબાઈલ પર ઓટીપી આવશે, કે પછી હું પ્રિન્ટ કાઢીશ અને ત્યાં બેંગ્લોર મોકલાઈશ તો એના પર કોની 3 ઓપ્શન છે। કાં તો તમે ડિજિટલી સાઇન કરો, या तो फिर आप ओटीपी से वेरीफाई करो क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड कहते हैं EVC। और तीसरा ऑप्शन है आपको द थर्ड ऑप्शन इज यू प्रिंट आउट द रिटर्न एंड साइन द सेम एंड सेंड विद द CPC। ये जो रिटर्न पे साइन करते हैं उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन। कि रिटर्न वेरीफाई कौन करेगा, अगर सपोज मैं इंडिविजुअल हूँ तो इंडिविजुअल के केस में कौन वेरीफाई करेगा, देखो मैं खुद ही करूंगा तो इंडिविजुअल में लिखा है बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, इंडिविजुअल जाते कर। बट वेयर द इंडिविजुअल कंसर्न इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरવાની છેલ્લી તારીખ છે તે દિવસે ભાઈ એબ્સન્ટ ઇન્ડિયામાં નથી। ઓકે, કા પછી ઇઝ મેન્ટલી ઇનકેપેસિટેડ ફોર અટેન્ડિંગ હિઝ અફેર। ઇન્કમ કમાઈ પ્રીવિયસ યરમાં ત્યાં સુધી મસ્ત ચાલતું હતું, છેલ્લે છેલ્લે કંઈક છું મગજ ગાડું થઈ ગયું। ઓકે, ઇઝ નોટ મેન્ટલી કેપેબલ। असेसमेंट ईयर में टैक्स भरવો પડશે તો ગવર્નમેન્ટ ને એવું થોડું કહેવાનું કે આ ગાડો થઈ ગયો હવે એનો ટેક્સ નહીં ભરીએ। He has earned the income in the previous year। अगर वो incapacitated person है, okay, or he is not in India, or where any other person is, it is not possible for individual to sign the return। अगर वो इंडिविजुअल के लिए वो साइन करना पॉसिबल नहीं, सपोज उसको उसका हाथ कट गया या फिर वो फिजिकली भी डिसेबल हो गया, तो अगर वो नहीं कर सकता तो केस में कौन करेगा, बाय द पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय हिम। तो उसने जिसको ऑथोराइज किया है वो पर्सन उसके बिहाफ पे साइन करेगा। 99.99% केसेस में सपोज मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे रिटर्न को कौन वेरीफाई करेगा, मैं खुद। लेकिन अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेंटली रिटायर्ड हूँ, या तो फिर आई एम नॉट इन इंडिया, और ड्यू टू सम अदर रीजन इफ आई एम नॉट एबल टू हैंडल माय अफेयर्स, माय रिटर्न विल बी verified by the person to whom I have authorized and that person should be where in India। okay, अभी HUF के केस में कौन वेरीफाई करेगा, बाय द कर्ता। HUF में तो कर्ता इज अ हेड, तो कर्ता विल वेरीफाई द रिटर्न। लेकिन
अगर कर्ता इंडिया में एब्सेंट है या तो फिर वो कर्ता मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो गया है, और फॉर देन सी एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ का दूसरा कोई भी एडल्ट मेंबर, एडल्ट मतलब हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स, ही कैन साइन द रिटर्न। अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में कौन करेगा? तो कंपनी के केस में अगर एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, हर एक कंपनी में एमडी नहीं होता है, जहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, देन बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर thereof, and where for any unavoidable reason for such managing director it is not able to sign, अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर साइन नहीं कर सकता कुछ भी रीजन की वजह से, ओके, और अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं है, वेयर देयर इज नो मैनेजिंग डायरेक्टर, देन एनी अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, नो बीजो कोई डायरेक्टर, एक एमडी वन बीजा संख्या डायरेक्टर हो, अगर एमडी नहीं साइन कर सकता तो दूसरा कोई साइन करेगा। ओके, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कौन साइन करेगा? तो उसमें भी 4-5 पार्टनर में से एक मैनेजिंग पार्टनर होगा, तो मैनेजिंग किस पार्टनर करेगा? अगर मैनेजिंग पार्टनर कैपेबल नहीं है, नहीं अवेलेबल है, तो देखो माय मैनेजिंग पार्टनर, or where any for unavoidable reason such managing partner is not available to or not able to sign, और where there is no managing partner, अगर मैनेजिंग पार्टनर ही नहीं है तो वो केस में कौन होगा? एनी पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर जो माइनर नहीं है, ही कैन साइन दी और वेरीफाई दी इनकम टैक्स रिटर्न। अगर एलएलपी है, देखो एलएलपी में जो नॉर्मल पार्टनरशिप हमने जो पूरे फर्म के अफेयर्स को मैनेज करते हैं उसको मैनेजिंग पार्टनर बोलते हैं, एलएलपी में उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। तो अगर एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसके अंदर रिटर्न को कौन फाइल वेरीफाई करेगा? देन बाय एनी डेजिग्नेटेड पार्टनर देयर ऑफ, फर्म का कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा वो फाइल साइन करेगा, और फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन such designated partner is not able to sign, और where there is no designated partner, अगर पार्टनर है ही नहीं तो वो केस में कोई भी पार्टनर, एनी पार्टनर thereof not being a minor, जो माइनर नहीं होना चाहिए, you can verify the income tax return। अगर लोकल अथॉरिटी है तो उसमें कौन वेरीफाई करेगा? तो बाय द प्रिंसिपल ऑफिसर thereof, और लोकल अथॉरिटी में प्रिंसिपल ऑफिसर जनरली क्या होता है, कौन होता है? एक वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लोकल अथॉरिटी, then municipal commissioner is the principal officer of that municipal corporation or local authority, then he will verify the return, okay। और in case of political party like बीजेपी जैसी कोई political party है तो उसमें कौन वेरीफाई करेगा? उसका जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सबसे ऊपर वाला, the chief executive officer of such party, okay, will verify the return। और अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो उसके अंदर एनी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन और प्रिंसिपल ऑफिसर अगर कोई अपॉइंट कर रखा है तो वो वेरीफाई करेगा। और दूसरा कोई भी पर्सन है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन, देन बाय दैट पर्सन इटसेल्फ और बाय द पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पे जो काम कर सकता है वो पर्सन कैन वेरीफाई द रिटर्न। सो वो कैन वेरीफाई द रिटर्न के रिटर्न में किसकी साइन होगी, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब देखो रिटर्न तो हम फाइल कर देते हैं, रिटर्न के बाद असेसमेंट होता है। पहले क्या होता था कि हम रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न के अंदर हमारा मोबाइल नंबर लिखा होता है, हमारा ईमेल आईडी लिखा होता है, और लाइक बड़ौदा का इनकम टैक्स रिटर्न है, मैंने बड़ौदा में फाइल किया, ठीक है। ये जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, वो आपका रिटर्न वेरीफाई करते हैं, और वो बड़े चोर की किस्म के लोग होते हैं। तो वो लोग क्या करते थे पहले कि मैं रिटर्न फाइल करें, मैंने बीवड़ा में रिटर्न फाइल करें, તમારો મોબાઈલ નંબર है एना पर फोन आवे कि भाई अमन भाई तुम्हारो आ रिटर्न आपने ये फाइल किया है, इसमें ये गलती है, मैं ऑर्डर पास करता हूँ, आपको 30,000 टैक्स भरने का आता है, अगर आपको नहीं भरना है वो टैक्स तो आके आप मुझे मिलिए, તમે જઈને મળવા જાઓ ને એટલે કે લાવો બીજા 5,000 આપી દો, એટલે 5,000 તમે આપી દો, પછી તમારું રિટર્ન અસેસમેન્ટ કર્યા વગર અસેસમેન્ટ થઈ ગયું છે કાઢી નાખે, તમારે પેલો 30,000 टैक्स भरवाना हो तो ये भरवाना नहीं। तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चलती आ रही है। अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी जेब से थोड़े बहुत पैसे जाएंगे, वो ऑफिसर की जेब में जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट ने ऑल्सो रियलाइज किया कि ये करप्शन जो हो रहा है वो गलत है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अभी पूरा ई असेसमेंट प्रोसेस कर दिया, फेसलेस असेसमेंट।
किसका रिटर्न कौन वेरीफाई करता है ना, वो पता ही नहीं चलेगा किसी को। ऐसा प्रोसेस कर दिया, दैट इज नोन एज ई असेसमेंट स्कीम। तो ये लास्ट 2 ईयर से ई असेसमेंट स्कीम आई है। हम असेसमेंट वाला पॉइंट बाद में देखेंगे। तो ये ई असेसमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे जो प्राइमरी वेरिफिकेशन जो आपका होता है ना, उसमें कोई ह्यूमन का इंटरवेंशन ही नहीं होता। आपने रिटर्न फाइल किया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी सिस्टम बनाई हुई आपका रिटर्न वो कंप्यूटर ही चेक कर लेगा। देखो ये असेसमेंट में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन इंटरफेस इन दी असेसमेंट प्रोसेस। તો અત્યારે જે એક્ઝિસ્ટિંગ હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન જે આપણે કાઢી અને આખું રિટર્ન તમારું વેરિફિકેશન કોણ કરશે, ઇટ વિલ બી વેરીફાઈડ બાય ધ કમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ ઓનલી. Assessment is to be handled by the specific functional unit on the basis of automated allocation system. तो क्या होगा, सब रिटर्न एक जगह पे अलॉट हो गए और फिर वो रिटर्न मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो गए, फिर अलग अलग ऑफिसर्स के पास वो रिटर्न वेरीफाई होने के लिए जाएगा। लेकिन वो ऑफिसर को भी पता नहीं चलेगा ये रिटर्न किसका है, और आपको भी नहीं पता चलेगा आपका रिटर्न कौन वेरीफाई कर रहा है। सपोज वो ऑफिसर के पास जाता है तो उसका नाम नंबर सब हाइड हो जाएगा। तो ऑफिसर इज नॉट नोइंग दैट फॉर whom he is doing the verification। ओके, तो ऐसे सिस्टम आ गई। ओके, असेसमेंट यूनिट विल बी एनोनियम्स, बराबर। तो वो किसी एनोनियम्स मतलब उसमें कोई जो असेसमेंट यूनिट है उसका कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा बनाया गया है। एंड कम्युनिकेशन विल बी मेड एक्सक्लूसिवली इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। वो लोग आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो बाय ईमेल ही कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, रिटर्न से। वो प्रूफ क्रिएट हो जाएगा, वो कुछ करप्शन करेगा तो। एंड नो पर्सनल अपियरन्स पर दी असेस। असेस ये ત્યાં ઓફિસમાં જવાનું જ નહીં। સપોઝ કોઈ હિયરિંગ થશે ને તો એ ઓનલાઈન આપણે અત્યારે જે રીતના મળે છે એ રીતના ઓનલાઈન હિયરિંગ થશે। ઓકે, તો ધીસ સ્કીમ कवर्स दी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 हम असेसमेंट पढ़ेंगे, और सेक्शन 144 जो बेस जजमेंट असेसमेंट कल आपको मैंने बताया था कि आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, आप नहीं देते हो तो उनके रिकॉर्ड के आधार पर वो असेसमेंट करते हैं, उसको बेस जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं, दैट इज अंडर सेक्शन 143। और 143 में क्या होता है, नोटिस करते हैं, और नोटिस के संदर्भ में असेसमेंट जब होता है दैट इज 143 कहते हैं। और वो दोनों असेसमेंट, कुछ भी कोई भी टाइप का असेसमेंट है, असेसमेंट यही तरीके से होगा, ये असेसमेंट समझ में आया कि कंप्यूटर ही सबको रिटर्न अलॉट करेगा कि इसको ये करना है। सामने वाले को पता नहीं होगा जो कर रहा है कि इसका कर रहा है, और आप सपोज असेस ही हो, आपका रिटर्न कौन असेस कर रहा है आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। अगर उसको आपको कुछ कम्युनिकेशन करना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही करेगा। ओके, और पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द असेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसमें पूरा करप्शन जो होता था वो कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसे मैनेज होती है थिंग्स। तो दैट इज कॉल्ड ई असेसमेंट स्कीम। ओके, नाउ देयर इज वन अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न। ओके, नाउ व्हाट इज दिस अपडेटेड रिटर्न? ओके, देखो मैंने आपको कल मतलब हमने काफी सारे टाइप्स ऑफ रिटर्न हमने देखे, जस्ट मिनट। So far as I have discussed with you, देखो टाइप्स ऑफ रिटर्न की अगर बात करें तो आई हैव डिस्कस विथ यू नॉर्मल रिटर्न अंडर सेक्शन जो 139 सब सेक्शन 1 वाला रिटर्न आपको मैंने बताया। फिर वी हैव डिस्कस द रिटर्न ऑफ लॉस, वी हैव ऑल्सो डिस्कस द रिवाइज्ड रिटर्न, then we have discussed the belated return। okay, then we have discussed the defective return। तो ये अलग अलग टाइप के रिटर्न है। अभी ये सब के अंदर ये एक नया रिटर्न का टाइप आया है, दैट रिटर्न इज नोन एज अपडेटेड
return. What is this updated return? This has been introduced from last assessment year only. Okay, तो देखो ये मैंने आपको कल ये भी बताया था कि सपोज दिस इज दी प्रीवियस ईयर से 2022-23 ये मेरा क्या है प्रीवियस ईयर. नाउ सपोज 23-24 का रिटर्न मुझे कब फाइल करना है इन दी असेसमेंट ईयर. फॉर एग्जांपल सपोज फॉर मी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 31st October. So I have to file my return फ्रॉम 1st April से लेकर 31st October तक का ये 7-8 महीने का टाइम मिलता है. उसमें मुझे अपना रिटर्न फाइल करना है, टैक्स भरना है. ये टाइम अगर मेरा चला भी गया तो भी मेरे को पेनल्टी या इंटरेस्ट के साथ में यहाँ तक 31 दिसंबर तक मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ. बट वंस दिस 31st December इज ओवर देन आफ्टर आई कैन नेवर फाइल माई रिटर्न. ऐसा मैंने आपको पढ़ा. ठीक है. नाउ there is one another concept has come, that is a concept of updated return. updated return में क्या है कि आप updated return के नाम पे इसके बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हो. ओके, तो से who can file updated return? what is updated return? updated return का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि डेट के बाद भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो और वो रिटर्न अपडेटेड रिटर्न बोला जाता है. ओके, और what is this? let us discuss from material. देखो, who can file updated return? कौन फाइल कर सकता है अपडेटेड रिटर्न? let us refer it from the material that any person whether or not has furnished the return under section 139 subsection 1 or 4 or 5 for the assessment year may furnish the updated. देखो एक अपडेटेड रिटर्न के बारे में क्या बोला गया कि अगर देखो यहाँ तक आप रिटर्न फाइल करते हो, यहाँ तक बस मार्च अक्टूबर से आपको माइक चालू से प्लीज. ये रिटर्न को हम कहेंगे देखो यहाँ तक अगर आपने फाइल किया है टाइम पे, ओके, वो रिटर्न अंडर सेक्शन अपना नॉर्मल रेगुलर रिटर्न अंडर सेक्शन 139 का आ जाएगा. ये अभी इसके बाद फाइल किया है रिटर्न ऑफ लॉस, रिटर्न ऑफ बी लेटर रिटर्न और रिवाइज रिटर्न, ये सेक्शन 239-45 में आता है. यहाँ पे तो अगर आपने ये रिटर्न फाइल किया है टाइम पे या उसके बाद या तो फिर नहीं भी किया है, मतलब ये आपकी डेट चली गई और आपका ये रिटर्न भरना बाकी है, या तो फिर आपने ऑलरेडी ये पीरियड के अंदर फाइल कर दिया है यहाँ पे, या डेट चली जाने के बाद आपने फाइल नहीं भी किया है, तो हर एक बंदा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है. मतलब ओरिजिनली आपने फाइल कर दिया है तो भी उसको अपडेट कर सकते हो अपडेटेड रिटर्न के नाम पे, या तो फिर आपने फाइल ही नहीं किया तो वो 31 दिसंबर जाने के बाद आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो. सेक्शन 139(8)A है ये सेक्शन, याद रखना. बड़ी 31 દિસેમ્બર જતી રહી હવે રિટર્ન ફાઇલ કરવું છે થશે તો તમારે જ્યારે ફોર્મ સિલેક્ટ કરો ને ત્યારે આ 139(8)A સિલેક્ટ કરવાનો. એના પછી 31 દિસેમ્બર પછી પણ રિટર્ન अपडेटेड रिटर्नના નામે ફાઇલ થઈ શકે. તો देखो यहाँ पे क्या लिखा है, who can file the updated return? That any person whether or not he has filed the return in the section 139 subsection 1, 4 or 5 for the assessment year may furnish the return. मतलब मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल કર્યું હશે તો પણ मैं ओरिजिनल रिटर्न फाइल જ નથી કર્યું તો પણ he can file the updated return. Okay, return of his income of any person may furnish updated return of his income or the income of any other person in respect of which assessable under this for the previous year relevant to such assessment year in the prescribed form and verify in a such manner and setting forth in such particular as may be prescribed. मतलब इसके बाद वो फाइल कर सकता है अपने खुद का या तो फिर दूसरे कोई पर्सन के लिए अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, लाइक ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी फाइल करने के रिस्पॉन्सिबल है तो ट्रस्टी कैन फाइल द रिटर्न ऑफ ट्रस्ट. मतलब वो अपने खुद का या किसी और का रिटर्न कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है. ओके, देखो किसका अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता और कौन सा अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता. अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड इफ द अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस. मतलब देखो अगर आपने स्टार्टिंग से ही कोई रिटर्न फाइल नहीं किया और ये रिटर्न लॉस का है तो लॉस वाला रिटर्न अपडेटेड के फॉर्म में 31 दिसंबर के बाद आप अपडेटेड रिटर्न नहीं कर सकते. देखो 31 દિસેમ્બર સુધી કરશો તો તે બી લેટર રિટર્ન કહેવાશે, એના પછી કર્યું
इट इज नोन एज अपडेटेड रिटर्न. ઓકે, પણ એ અપડેટેડ રિટર્નમાં ક્યારેય તમે રિટર્ન ઓફ લોસ ફાઇલ નહીં કરી શકો. અપડેટેડ રિટર્ન કેન નોટ બી ફાઇલ if the updated return is a return of loss or it has affected decreasing the total tax liability determined on the basis of return already furnished under section 139 1 4 or 5. ઓકે, मतलब સમજી લો કે સપોઝ તમે પહેલા રિટર્ન ફાઇલ કરી દીધું છે 139 માં. ઓકે, જસ્ટ અ મિનિટ. सपोज आपने पहले एक रिटर्न फाइल कर दिया, सपोज ये असेसमेंट ईयर है और ये असेसमेंट ईयर के अंदर आपने 31 अक्टूबर को एक रिटर्न फाइल कर दिया. फिर देखो आपके पास टाइम है 31 दिसंबर तक आप उसको रिवाइज कर सकते हो. तो रिवाइज करो तो टेक्स लायबिलिटी એનાથી ઘટી પણ શકે, પોસિબલ છે. પણ 31 ડિસેમ્બર પછી ફાઇલ કરશો તો એ રિટર્નને શું કહેવાશે? અપડેટેડ રિટર્ન. હવે અપડેટેડ રિટર્ન તમે કરો તો મેં શું કીધું કે અપડેટેડ રિટર્ન લોસ વાળું નહીં ફાઇલ કરી શકો. रिटर्न ऑफ लॉस सेम वे अगर आपने ऑलरेडी ये रिटर्न यहाँ पे फाइल कर दिया, रिवाइज कर दिया, लेकिन ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो ऑलरेडी डिक्लेयर की है वो रिड्यूस होती है, देन यू कैन नॉट फाइल द अपडेटेड रिटर्न. तो पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? इट हैज अफेक्टेड डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी. अगर ये पहले आपने फाइल कर दिया, सपोज उसके अंदर आप 50,000 टैक्स भरना मांगते हो और अपडेट करके आप 40,000 टैक्स करना चाहते हो, नहीं कर सकते. हाँ, એના માટે તમને આપ્યો તો ગવર્મેન્ટે ટાઈમ 31 ડિસેમ્બર સુધી તમારે જેટલી વાર રિવાઇઝ કરવું એટલી વાર કરો. Once that date is over, and if after updating the return, if your tax liabilities get reduced, you cannot file the updated return. Okay, or which results into refund or increase of the refund due to પછી કોઈ રિટર્ન તમે અપડેટ કરો એના કારણે શું થાય છે કે એના કારણે તમને ઇન્કમ ટેક્સ રિફંડ આવે છે, પછી જે રિફંડ આવવાનું છે એમાં વધારો થાય છે. मतलब गवर्नमेंटની ઇન્કમમાં ગવર્મેન્ટનો રેવન્યુ ઘટે, સમજી લો. ગવર્મેન્ટ ટેક્સ ઘટી જાય કે તમારું રિફંડ વધી જાય, તો તમે લોસ બતાવો તો પણ ગવર્મેન્ટનો ટેક્સ મળવાનો તો ગવર્મેન્ટને ઘટી જાય. આ બધી વસ્તુઓ માટે તમે અપડેટેડ રિટર્ન ના ફાઇલ કરી શકો. ઓકે, देखो, person shall not be eligible to furnish updated return where search has been initiated under section 132 or books of account or other documents or any assets are requisite under section 1 requisition under section 132A in case of such person. समझी लो कि सेक्शन 132 सर्च मतलब તમારે ત્યાં રીડ પડી છે. ઓકે, તમારા ત્યાં ડોક્યુમેન્ટ્સ ને બધી વસ્તુ સર્ચ કરવા માટે ગવર્મેન્ટના ઓફિસર આવ્યા છે. તમને ખબર છે કે તમે રિટર્ન ફાઇલ કરી દીધું છે. ઓકે, અને એની અંદર તમે જે અસેટ લાયબિલિટી જે બતાવી છે એ બધી વસ્તુઓ સર્ચવાળામાં રીચ ક્વેશ્ચન કરી છે કે તમે અસેટ બતાવી છે એ લાવો, લાયબિલિટી બતાવી છે બતાવો, કે તમારા ખર્ચા બતાવો, એના પ્રૂફ આપો. હવે એ કેસમાં તમે જશો કે લાઈક અહીંયા રેડ પડી છે, હું મારા સીએન ફોન કરી દઉં, रिटर्न अपडेट कर देना. नो, अगर आपके यहाँ सर्च बैठ गया देन यू कैन नॉट अपडेट योर रिटर्न. तो आपका रिटर्न वो अपडेट नहीं कर सकते. देखो आपके यहाँ सर्वे आया है अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 3A अंडर सब सेक्शन 2A. आपके यहाँ सर्च करने के लिए कोई आया है या तो फिर आपके यहाँ सर्वे आया है. ओके, तो सर्वे हुआ है, सर्च हुआ है, या तो फिर अगर आपके यहाँ कोई नोटिस आई है, द नोटिस हैज बीन इश्यूड टू अफेक्ट दैट एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग सीज और रीज क्वेश्चन. ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट ने आपसे सीज कर ली है और आपको क्वेश्चनिंग किया है, और वो केस के अंदर आप बोलोगे यार मैं आ બધું ગવર્મેન્ટને કીધું નથી, મારા રિટર્નમાં બતાવ્યું નથી, એટલે મારે રિટર્નને સીધું કરવા માટે અપડેટ कर दो. नो, अगर आपके यहाँ सर्च बैठा है, सीजर आया है, या तो फिर नोटिस आपको सर्वे आया है, ओके, तो ये अंडर वेरियस सेक्शन 132, 133, 133 टू 2A ये सबकी नोटिस आई है. वो केस में आपके वो लोग सर्च करने आए और आप बोलो कि नहीं હવે મારે મારું રિટર્ન અપડેટ કરી દેવું છે, तो वो केस में आप नहीं कर पाओगे. देखो, नोटिस हैज बीन इश्यूड टू इफेक्ट दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट सीज और रीच क्वेश्चन. आपके बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने सीज का मतलब जब्त कर लेना, ऊपर भी लिखा है सीज. ये सब चीज़ें आपसे जब्त कर ली है गवर्नमेंट ने, और आपको लगता है कि હવે ગવર્મેન્ટ ચેક કરશે, ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ચેક કરશે ને મારી પાસે વધારે ટેક્સ માગશે, મને પેનલ્ટી લાગશે,
मैं कहता लाइव मारू रिटर्न अपडेट કરીને એમાં બધું ઓકે कर दो। नो, एक बार आपको आपने फाइल की, आपको रिवाइज करने के लिए काफ़ी सारा टाइम दिया जाता है, उसमें आप कुछ नहीं करते और फिर आपके रेड पड़ती है तब बोलो कि लाओ હવે હું अपडेट कर દઉં, तो यू कैन नॉट अपडेट। तो અપડેશનથી સપોઝ ગવર્મેન્ટને ભરવાનું ટેક્સ ઓછો થતો હોય, તમારું રિફંડ વધી જતું હોય, તમે લોસ ડિક્લેર કરવા માંગતા હોય, गवर्नमेंट आपके यहाँ सर्च सीजर कोई नोटिस इश्यू करती है, आपकी प्रॉपर्टी जब्त करती है, वो सिचुएशन में अगर आप अपडेटेड करना चाहते हो, यू कैन नॉट अपडेट योर रिटर्न। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड बाय द पर्सन for the relevant assessment year where updated return has been already furnished by him for the relevant assessment year। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक ही बार अपडेटेड रिटर्न डिवाइस फाइल कर सकते हो, एक बार अपडेट कर दिया उसके बाद दूसरी बार अपडेट नहीं कर सकते हो। कोई एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का रिटर्न एक बार आपने अपडेट कर दिया, अगेन यू कैन नॉट अपडेट। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज, एक बार आपने अपडेट कर दिया, अगेन यू कैन नॉट अपडेट। अपडेटेड रिटर्न हैज ऑलरेडी अपडेटेड by him for the relevant assessment year, you cannot again update। Second, proceeding for the assessment or reassessment or recomputation or revision of the income is pending and has been completed for the relevant assessment year। तो समझी लो कि गवर्नमेंट એનું અસેસમેન્ટ ચાલુ કરી દીધું છે કે પછી અસેસમેન્ટ આખું પૂરું કરી દીધું છે, પેન્ડિંગ એટલે વચ્ચે છે, તો ઇન ધેટ કેસ યુ કેન નોટ અપડેટ યોર રિટર્ન। કે ગવર્મેન્ટે અસેસમેન્ટ ચાલુ કર્યું અને એક ટાઈમ પર તમે કહેશો ના આઈ વોન્ટ ટુ અપડેટ, નો, once the proceeding has been initiated and it is pending or it is completed, in that case you cannot update your income tax return। Assessing officer has the information of such person for the relevant assessment year is in his possession of smuggling and foreign exchange manipulators forfeiture property act। मतलब देखो आपके अगेंस्ट असेसिंग ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिल गई है कि आपके पास कोई स्मगलिंग का माल है या तो कोई फॉरेन एक्सचेंज मैन्युपुलेटर फोरफीचर प्रॉपर्टी एक्ट या प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ब्लैक मनी ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम एंड असेट एंड इम्पोजिशन टैक्स एक्ट 2015। मतलब ये सभी एक्ट के अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर के पास कोई माहिती है कि आप इसमें कोई गुनेगार बन रहे हो, ऐसी माहिती उसके पास चली गई है, एंड यू ऑल्सो नो दैट ही हैज सच इंफॉर्मेशन and he will take the action against you, and in that case if you want to update your income tax return you cannot file the updated income tax return। okay, और देखो सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू એટલે તમને આ બધા એક્ટના અંતર્ગત તમારી પાસે નોટિસો આવી છે અને પછી તમને એવું લાગે કે હવે આ નોટિસ આવી એટલે મને રિટર્ન અપડેટ કરી દેવા દે, આ બધું હું ડિસ્ક્લોઝ કરી દઉં तो मैंने ओછી सजा થાય કે सजा ना થાય। तो अगर आपके पास ये कुछ नोटिस आई है अंडर वेरियस एक्ट, then you cannot update your return। And information for the relevant assessment that has been received under the agreement referred under section 90 or 98 in respect of such person and same has been communicated to him prior to the date of furnishing of the return under subsection or section that any prosecution proceeding under the chapter 22 has been initiated for the relevant assessment year। मतलब समझी लो गवर्नमेंट के इनकम टैक्स ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर है, तुम्हारी सामने प्रोसिक्यूशन कब होता है, अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है 90 और 90 मतलब वो रिलीफ के सेक्शन है, તમારે વધારે રિલીફ લેવા માટે તમે ખોટી માહિતી આપી દીધી અને એની લીધે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર તમારી સામે પ્રોસિક્યુશન કરે છે। એ કેસમાં હવે તમે કહો ના લેટ મી અપડેટ ધ રિટર્ન, તો ઇન ધેટ કેસ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ and he is a such person or belonging to such person may be notified by the board in this regard। એવો માણસ છે કે એ માણસ કે એની પાસે રહેલી પ્રોપર્ટી બોર્ડ એટલે સીબીડીટી સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ હેઝ નોટિફાઈડ કે આ માણસ પાસે આટલી પ્રોપર્ટીને ઇન્કમ જેવું ગવર્મેન્ટે નોટિફાઈ કરી દીધું, એ બેનામી છે કે કોઈ ખોટી રીતના આવ્યું છે એવું નોટિફાઈ થઈ ગયું છે। ઓકે, તો તમે એ વસ્તુ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં નથી બતાવી, તમે કહેશો હવે આ બતાવ્યું છે લેટ મી અપડેટ, तो वो आप रिटर्न नहीं कर सकते। ओके, इफ एनी पर्सन हैज सस्टेन द लॉस इन द प्रीवियस ईयर, देखो अगर कोई पर्सन को प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ है, ओके, इन एनी प्रीवियस ईयर एंड ही हैज फर्निश्ड अ रिटर्न ऑफ लॉस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। मतलब कोई लॉस किए છે
અને 139(1) પ્રમાણે આ જે નોર્મલ રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડે લોસને ટાઈમ લિમિટમાં ફાઇલ કરેલું છે. ઓકે, and verified in the manner containing such other particulars as may be prescribed, he shall be allowed to furnish the updated return where such updated return is a return of income. સપોઝ સમજી લો કે તમે ઓરિજિનલી રિટર્ન ફાઇલ કર્યું, અહીંયા તમે લોસ બતાવી દીધો, then later on you realize કે આ લોસ નથી થતું, આમાંથી ઇન્કમ થશે. અહીંયા તમને રિવાઇઝ કરવા દેશે, અપડેટ કરવા દેશે. કેમ? તમે લોસમાંથી ઇન્કમમાં કન્વર્ટ કરો તો અલ્ટિમેટલી તમે टैक्स भरशो, અને टैक्स भरशो तो गवर्नमेंट ने इनकम થશે. तो ये रिटर्न अपडेट करने देते हैं. तो रिटर्न ऑफ लॉस मतलब इनकम वाला रिटर्न लॉस में कन्वर्ट होता है, दे विल नॉट अलाउड टू अपडेट. बट लॉस वाला रिटर्न टाइम पे फाइल किया और रिजल्ट इनटू अपडेट करने के बाद अगर अपडेट करोगे और उससे वो रिटर्न ऑफ इनकम बन जाता है, देन दे विल अलाउ यू टू फाइल. ओके, समझाय છે ને બેટા? हेलो, Yes, sir. Yes. Yes. okay beta. Now see, if loss or any part thereof is carry forward or unobserved depreciation is carry forward or tax credit under 115JA or 115JD is to be reduced for any subsequent previous year as a result of furnishing updated return shall be furnished for such subsequent previous year. Okay, मतलब वो भी है कि अगर आपने समझी लो कि તમને તમે કોઈ લોસ કેરી ફોરવર્ડ કર્યો છે, અનએબ્ઝોર્બ ડેપ્રિસિએશન કેરી ફોરવર્ડ કર્યો છે, તો 115JA કે JB જે છે આ પેલા મિનિમમ ઓલ્ટરનેટ ટેક્સનું હમણાં થોડીક વાર પહેલાં તમને ડિસ્કસ કરીશું. આ બધું કેવું છે कि इट इज इसकी वजह से आपका नेक्स्ट ईयर का इनकम है ना वो कम हो जाएगा. लेकिन आपने एक बार ये कर दिया और आप बोलते हो कि ना આ લોસ જે છે ને કેરી ફોરવર્ડ મેં વધારે કરી દીધો છે, આને મારે ઓછો કરવો છે, કે અનએબ્ઝોર્બ ડેપ્રિસિએશન વધારે કર્યો છે મારે ઓછો કરવો. આનાથી ફાયદો કોને થશે? ગવર્મેન્ટને. તમારો લોસ તમે ઓછો કરો છો, ઓછો બતાવવા માંગો છો, એટલે નેક્स्ट ईयर તમારો લોસ ઓછો कैरी फॉरवर्ड થશે, अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट टू दी गवर्नमेंट. तो ये काइंड का रिटर्न आपको अपडेट करना है तो आपको करने देंगे. देखो आप कितने टाइम में रिटर्न अपडेट कर सकते हो. देखो दिस इज इम्पोर्टेंट कि कब तक आप रिटर्न अपडेट कर सकते हो. तो अपडेट रिटर्न देखो मैंने आपको बताया जो असेसमेंट ईयर હોય ને તો અસેસમેન્ટ યર છે. સપોઝ ડ્યુ ડેટ તમારી તમને આપેલી છે કે અહીંયા 31 ઓક્ટોબર સુધી તમે તમારું રિટર્ન ફાઇલ કરો. આ તમારું નોર્મલ રિટર્ન છે. પછી તમને 3 મહિના ઓક્ટોબર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર સુધી ટાઈમ આપવામાં આવે છે. અહીંયા તમે રિવાઇઝ કરી શકો. પછી અહીંયા તમે નથી ફાઇલ કર્યું તો પેનલ્ટી સાથે અહીંયા તમે બિલેટેડ ફાઇલ કરી શકો. આ બિલેટેડને પણ ફરી પાછું રિવાઇઝ કરવું હોય તો યુ કેન ડू ધ રિવાઇઝ. तो अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप जितनी बार रिवाइज बिलेटेड करना चाहते हो उतनी बार कर सकते हो. फिर आपको मैंने बताया इसके बाद आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते. लेकिन अभी ये प्रोविजन आया कि इसके बाद भी आप फाइल करोगे तो दैट इज नोन एज अपडेटेड रिटर्न. लेकिन गवर्नमेंट ये सभी पॉइंट पढ़ने के बाद में आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि ये अपडेटेड करने से गवर्नमेंट को कोई लॉस हो जाता है. अगर आपकी इनकम कम बताना चाहते हो आप, या तो फिर आप आपका लॉस बढ़ाना चाहते हो, या तो फिर आपके सामने कोई केस हुआ है और उसको छुपाने के लिए और उसमें से बाहर निकलने के लिए आप अपडेट करना चाहते हो, तो वो केस में आप अपडेट नहीं कर सकते. ओके, तो मीन्स यहाँ मतलब क्या हुआ कि इसके बाद जो फाइल किया जाने वाला रिटर्न है दैट इज अपडेटेड रिटर्न. वो अपडेटेड कितने टाइम तक कर सकते हो? देखो यहाँ पे लिखा है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न. अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल एट एनी टाइम विदिन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. मतलब ये देखो इसके बाद भी नहीं, आप इसके बाद कर सकते हो, लेकिन इस अपडेटेड करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पीरियड में नहीं कर सकते. दिसंबर से लेके मार्च में इन दिस पीरियड यू कैन नॉट फाइल द अपडेटेड रिटर्न. यू आर सपोज टू वेट टिल द असेसमेंट ईयर इज गेट ओवर. टिल द असेसमेंट ईयर इज गेट ओवर एंड फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर वंस द असेसमेंट ईयर इज गेट ओवर, see within 24 months from the end of the assessment year you can file the updated return. So updated return, see it cannot be filed immediately after the 31st December is get over. You have to wait till the assessment year is get over, and from the end of the relevant assessment year till the 24 months. Okay, so 24 months from the end of the relevant assessment year you can update your income tax return. Okay, देखो टैक्स पॉइंट अपडेट रिटर्न इज अकम्पाइड बाय द प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स. और सी
updated return, whenever you file, see, if you have already paid the tax under the self-assessment tax provision, then you are supposed to submit the proof also that I have filed my income tax return in the due course of time, okay, and on that I have paid the tax. So it should be accompanied by the tax is paid by you. If you want to make the revision, that if you are feeling that something is missed or some income which you are supposed to disclose that you have not disclosed, loss later on you cannot disclose in the updated return. Okay, income if you want to disclose, you can disclose and you file the return. Okay, so suppose whenever you are increasing your income and if you already file your original return, suppose if you have not filed, then also you can. Suppose સમજી લો કે તમે અહીંયા ફાઇલ જ નથી કર્યું આ પીરિયડમાં, તેના પછી તમે ફાઇલ કરી શકો છો કે તમે અહીંયા ટેક્સ નથી ભર્યો તો અહીંયા ટેક્સનું ચલણ આપવાની જરૂર નથી. બટ સપોઝ ઇફ યુ have already paid the tax, then you give the proof that you have already paid the tax. Okay, now see, tax on updated return. Okay, so suppose if you update your return, देखो आपको मैंने ये चीज तो बता दी कि अपडेट करते हो आप रिटर्न, यू कैन नॉट डिस्क्लोज द लॉसेस, मतलब आप आपके लॉसेस नहीं बढ़ा सकते, बट यस यू कैन शो द इनकम मोर. नाउ सपोज इफ यू शो मोर इनकम, देन ऑन मोर इनकम वॉट एवर एडिशनल इनकम इज डिस्क्लोज्ड बाय यू, on that you are supposed to pay the additional tax. So what would be the tax fund? So when the tax will be levied? Okay, I think it is 10:25. I told you that we'll discuss up to 10:30. Now for 5 minutes I am not starting the new point, so I am concluding my lecture. Okay, just a minute. So here next point onwards, ये point से हम शाम को again we will meet at 7 o'clock, and in the 7 to 9 we'll discuss, because शाम वाला lecture don't miss the evening lecture, because I'll going to teach you this interest under section 234A and that advanced tax provision that we will going to discuss. It is of unit 3. ओके, ये यूनिट 2 की जो यूनिट 4 की जो थियोरी आज में पढ़ा है दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, और यूनिट 3 के जो 2 पॉइंट आज शाम को पढ़ाने वाला हूँ दैट इंक्लूड दी सम्स दैट आई मे आस्क इन द एग्जाम. ओके, सो डोंट मिस द इवनिंग लेक्चर. इवनिंग में आई विल कम and will मतलब in evening we will have a lecture 7 to 9 or 8:30. Okay, and or till the completion of this chapter. Today my target is to complete this material. तो आपका यूनिट 4 और यूनिट 3 के 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए. So again we are meeting at 7 o'clock in the evening in order to maintain the parity between two classes. See, I will not going to take the regular lectures which that I have to take in the class. So जो G5 वाले स्टूडेंट हैं, don't wait for me or you ask to madam that I will not going to come, so madam can take the first lecture. I will also inform to the madam that I will not take. Okay, right now if you want to leave you can leave. We will again meet 7 o'clock in the evening. Okay, in on online mode. Recording you will get within few